हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? तो पिछली क्लास में हम लोग यूटिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है, जिसमें हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम दे रखे थे, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ कुछ एजम्पशंस का भी बात किए थे, कंफर्ट और लग्जरी, नेसेसिटीज, ये सब क्या होता है, इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा कर रखे थे। तो चलिए आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आज हम लोग जाएंगे कहाँ पे? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चलिए देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? आज हम लोग इस टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, लेट मी राइट वंस अगेन, वेट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ मतलब क्या? कोई कानून। डिमिनिशिंग मतलब घटना, मार्जिनल मतलब वन एडिशनल। जी हाँ, लॉ मतलब कोई कानून, कोई नियम, ठीक है, और डिमिनिशिंग मतलब लगातार जो चीज घटते जाता है, ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है जब किसी भी यूनिट का एडिशनल परचेज जब हम लोग करने लगते हैं, किसी भी यूनिट्स का एडिशनल परचेज जब हम लोग करने लगते हैं, तो उसको वहां पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कॉलेज गए थे, ठीक है, कॉलेज से आए घर, काफी जोरों से भूख लगा था आपको, सुबह से आपने कुछ नहीं खा रखा था। आप घर पहुंचे, आपकी मम्मी आई, बोली बेटा हाथ पैर धो लो, चलो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो आपने बोला हाँ मैं जल्दी से लगा दो, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी बोली अरे बेटा बहुत भूखा है, लेकिन मम्मी को क्या पता है कि आपका भूख इतना से इतना हो गया है। अरे भैया इतना से इतना हो गया तो क्या आप इतना खा लोगे? नहीं, आप इतना ही खाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा खा सकते हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मम्मी को बोलोगे मम्मी जितना खाना निकाल के दे दो, मैं सारा खाना खा जाऊंगा, ठीक है। तो आपकी मम्मी बोली ये आज पागल हो गया है, मम्मी आपको उतना ही खाना निकाल के दी जितना आप खाते हो, ठीक है। अब पहला निवाला जैसे आप अंदर लिए, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, अरे हम तो और खाना खा लेंगे, जितना पतीला में पड़ा है सारा का सारा खाना खा जाएंगे आज। सेकंड निवाला लिए, फिर सेटिस्फैक्शन मिला। तो जैसे थर्ड निवाला लिए, आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटते जाएगा। सर क्या बात करो, सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा? बिल्कुल, जैसे जैसे आपका सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा वैसे वैसे आपका भूख कम होते जाएगा। ऑब्वियसली ना, कि आपका भूख बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका जो खाने का जो एडजस्ट करने का क्षमता वो इतना ही है, तो आप इतना ही खाओगे। तो यूटिलिटी में क्या होता है कि यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता प्रदान करना, ठीक है। तो उपयोगिता आप उतनी ही तक प्रदान कर सकते हो या खुद में ले सकते हो जितना आपको जरूरत है, जरूरत से आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो हर एक निवाला आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देते जाएगा, अलग सेटिस्फेक्शन देते जाएगा, और उस सेटिस्फेक्शन से सेटिस्फाई होते 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 आप फाइनली खाना खाना कम कर दोगे, फिर आप बंद कर दोगे। क्योंकि अगर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम आप खा रहे हो, पहला आइसक्रीम खाए आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरा आइसक्रीम खाए और अच्छा, मतलब ठीक है अच्छा लग रहा है, तीसरा आइसक्रीम खाए थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, चौथा आइसक्रीम खाए और थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, पांचवा आइसक्रीम में अब आपको लग रहा है कि इतना मीठा खा के हमको बुखार लग रहा है, छठा आइसक्रीम खा रहे हो अब आपको लग रहा है कि अब आपसे निकल जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, सातवां आइसक्रीम खाया और आप वॉमिट कर दिए। दैट मीन्स व्हाट?
कि यूटिलिटी भी एक समय के बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। मतलब कि सेटिस्फैक्शन हमारा धीरे धीरे क्या होता है, उस चीज के प्रति घटने लगता है। लेकिन सर टाइम गैप होगा क्या, नहीं, देयर शुड बी नो टाइम गैप। अगर टाइम गैप होगा तो अब साल भर में कितने आइसक्रीम खा जाओगे आप ही को नहीं पता है, ठीक है, अनकाउंटेबल खा जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसको पीडीएफ में हम लोग, ठीक है, नोट्स पे आते हैं। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility, sorry, one of the most important law under the marginal utility analysis is the law of diminishing marginal utility। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीजों से, टॉपिक से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है सर, चलिए देखते हैं। The law of diminishing marginal utility is based on an important fact that while total wants of a person are virtually unlimited, हमारा जो want है वो क्या है, अनलिमिटेड है। each single want is satiable, that is each want is capable of being satisfied, हर want capable है satisfy होने के लिए। since each want is satiable as a consumer consumes more of one unit of the goods, the intensity of his want for the goods goes on decreasing and a point is reached where the consumer no longer wants it। जो भी एग्जांपल दिए कि किसी भी चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसका एडिशनल कंज्यूम करने लगोगे, आपका सेटिस्फेक्शन उस चीज के प्रति क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, क्योंकि मतलब सॉरी सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ने लगेगा। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे उस प्रोडक्ट से, तो आप फिर उसका यूज करना बंद कर दोगे, ऑब्वियसली सर। मार्शल, who was the exponent of marginal utility analysis, stated the law as follow। कुछ इन्होंने बता रखा है क्या कि the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। तो जैसे जैसे आप उसका एडिशनल कंज्यूम करोगे, आपका जो आपका जो सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा, और सेटिस्फेक्शन बढ़ने के क्रम पे आप उस चीज को कम यूज करने लगोगे। अब जब जैसे कि एक होता है ना कि जब लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे अब तो मैं जिंदगी जी लिया हूं, अब मुझे ऊपर वाला उठा ले तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ही इज सेटिस्फाइड विथ एवरी एडिशनल यूनिट, वो हर एडिशनल यूनिट से सेटिस्फाइड हो चुका है ना, उसको दुनिया से कोई माया से कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि द एडिशनल बेनिफिट, देखो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीजेस इन अ स्टॉक ऑफ ए थिंग्स डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आपका प्रोडक्ट है उस चीज के प्रति जो आपका बेनिफिट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका मन धीरे 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 उसके प्रति घटते जाएगा और आप इस प्रोडक्ट का यूज करना फिर धीरे धीरे कम कर दोगे। ठीक है, चलिए। इन अदर वर्ड्स, एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन अगर कोई कंज्यूमर बढ़ा देता है, कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज, बाकी सारे कमोडिटीज को कॉन्स्टेंटली वो यूज कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए वेरिएबल कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा, मतलब फॉल करने लगेगा। ठीक है, दिस लॉ डिस्क्राइब्स अ वेरी फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ए ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर का मतलब टेंडेंसी है बोल सकते हो आप, कि इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें हम लोग तो कंज्यूमर टेक्स मोर बेनिफिट ऑफ ए गुड, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड्स गोज ऑन फॉलिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो फॉल कर रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, उसका एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करके उससे एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हो रहा है। एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, लगातार कोई चीज को खा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है कि अब आपको उसको यूज करने का मन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, चलिए। It is to be noted that it is a marginal utility and not the total utility which declines with the increase in consumption of goods। क्या होता है, हमारा बोला है कि it is to be noted that it is the marginal utility, ये क्या है, marginal utility मतलब additional unit का परचेज करना, and not the total utility,
विच डिक्लाइंस विथ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ना कि टोटल यूटिलिटी जो कि डिक्लाइन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। कब? किसी भी गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाने से। एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ये स्केड्यूल क्या बोलता है। चॉकलेट के बारे में एग्जांपल लिया है, बहुत मजा आएगा, चॉकलेट खाने में भी बहुत मजा आता है। चलो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। यहां बोला है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि जब कोई बंदा एक चॉकलेट खा रहा था, ठीक है, तो उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी 30, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो रहा था 30, ठीक है। जब वो 2 चॉकलेट कंज्यूम करने लगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 20, और टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 50। उसके बाद जैसे वो 3 चॉकलेट खाने लगा, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 15, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 65। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितना था 30, उसके बाद फिर 20 एडिशनल यूनिट्स बढ़ाया, फिर 15 एडिशनल यूनिट्स बढ़ाया, फिर 10 एडिशनल यूनिट्स बढ़ाया, फिर 8 एडिशनल यूनिट्स बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 0 छोड़ दिया, अब नहीं बढ़ा रहा है। उसके बाद देखो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। क्यों नेगेटिव में चला गया? क्योंकि ये यहाँ पे टोटली सेटिस्फाइड हो गया है। अब नेगेटिव में जाने का मतलब कि वो सेटिस्फाइड है, वो मतलब क्या बोले, अब वो उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए तो सर इसको क्या हम उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा था पहले? हाँ बिल्कुल, आप उस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखो लेट अस इलस्ट्रेट, देख लेते हैं एक बार हम लोग जो ऊपर में स्केड्यूल देखे हैं उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Considered in table number 5 in which presented the total utility and marginal utility derived by the person from the chocolate consume, कि वो चॉकलेट कंज्यूम करके कितना उसको यूटिलिटी प्रोवाइड मिल रहा है, ठीक है। When one chocolate is taken per day, जब एक चॉकलेट हर दिन खा रहा था, तो the total utility derived by the person is 30 units, कितना हो रहा था 30 यूटिल्स आ रहा था। हम बोले थे ना यूटिलिटी को किसमें मेजर करेंगे, यूटिल्स में, ठीक है। एंड the marginal utility derived by is also 30 utils, marginal utility भी 30 utils था, with the consumption of second chocolate per day। अगर दूसरा चॉकलेट को देखोगे तो टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ गया 50, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना से घट गया 20। तो देखो आप यहाँ पे देख सकोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है आपका, लगातार घटते जा रहा है और फिर वो नेगेटिव में चल गया, लेकिन टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आगे देखते हैं, we see that the consumption of a chocolate increases to 10 chocolates, कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट कहां से बढ़ गया 1 से 10 चला गया, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल चॉकलेट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो जैसे जैसे यहां पे ध्यान देना कि जैसे जैसे एक और चॉकलेट बढ़ाता गया, इट इज नॉट वर्किंग, तो जैसे जैसे यहां पे आप क्या देख रहे होगे कि चॉकलेट यहां पे बढ़ाते जा रहा है, वैसे वैसे आप क्या देख पा रहे होगे यहां पे कि ये जो जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बढ़ा रहा है, पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वेट, हाँ देखो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो जैसे जैसे आप देख पा रहे होगे कि चॉकलेट का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एट द डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, देखो ध्यान से 30 से 50 हुआ, 50 से 65 हुआ, 65 से 75 हुआ, 75 से फिर आपका 83 हुआ, 83 से 89 हुआ, 93 हुआ, 96 हुआ। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे 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 स्लो हो गया, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। However, when the chocolate consume increases to 11, instead of giving positive marginal utility, the 11th chocolate goes and gives the negative marginal utility because it may cause him sickness, मतलब कि इसको वो ज्यादा कंज्यूम करके क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देख रहे होगे आप कैसे कि जैसे जैसे चॉकलेट का क्वांटिटी वो बढ़ाते गया, टोटल यूटिलिटी तो उसका बढ़ रहा था डिमिनिशिंग रेट में, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते गया, लगातार
घटते गया। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, चलो एक ग्राफ की मदद से देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी राइजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। टोटल यूटिलिटी, देखो टोटल यूटिलिटी जब राइज करेगा, मैं इसको लिख देता हूं, टोटल यूटिलिटी राइज करेगा व्हेन TU राइजेस MU डिमिनिशेस। ठीक है, डिमिनिशेस मतलब घटता। ठीक है, आगे व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। जब TU आपका कहां होगा, मैक्सिमम में होगा, सबसे ऊपर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है सर? हाँ, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। द TU व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब TU आपका डिक्लाइन करेगा, ठीक है, डिक्लाइन, नेगेटिव नहीं होगा, TU डिक्लाइन करेगा, तो MU आपका कहां हो जाएगा, MU विल बी योर नेगेटिव। ठीक है, MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये उसी चीज का यहाँ पे चार्ट दे रखा है कि जब एक चॉकलेट, ये यहाँ पे चॉकलेट का बात कर रहा है और यहाँ पे यूटिलिटी का बात कर रहा है। तो जब एक चॉकलेट यूज कर रहा है तो देखो यूटिलिटी कितना हो रहा था, 30, 2 चॉकलेट यूज किया तो MU कितना हो गया, 20, 3 चॉकलेट यूज किया तो MU कितना हो गया, मान के चलो 25। इसी तरीके से देखो जैसे जैसे यहाँ पे चॉकलेट्स का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ते गया है, MU यहाँ पे घटते गया है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, ये कुछ है नहीं, वही ग्राफ का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन, देखो हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, उसके आगे जाकर के वो काम नहीं कर सकता है। तो उसके आगे जाकर के अगर वो काम नहीं कर सकता है तो वहां पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ ही जाता है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, आइए देखते हैं क्या बोला है। The law of diminishing marginal utility is applicable only under certain assumptions। जो इकोनॉमिक्स देख लो, बिजनेस फाइनेंस मतलब कि FM देख लो, ये सारा चीज ना एजम्पशंस के बेसिस पे काम करता है। अगर एजम्पशंस के बियॉन्ड जाके आप काम करोगे तो ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एजम्पशंस बोल लो या उसका रूल बोल लो, ठीक है, एक ही चीज है। चलिए, होमोजेनियस यूनिट्स, सर क्या होता है होमोजेनियस? होमोजेनियस मतलब एक समान, कि आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम ही खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट ही खा रहे हो। अब भैया आप खा रहे हो आइसक्रीम और आप निकालोगे मार्जिनल यूटिलिटी चॉकलेट का, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल, एक जैसा होना चाहिए। द हैबिट, टेस्ट, टेम्परामेंट ऑफ एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो शुड रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि टेस्ट हो गया, हैबिट हो गया, टेम्परामेंट हो गया, इनकम हो गया, वो भी क्या होना चाहिए कंज्यूमर का, अनचेंज। मतलब वो सारा चीज में चेंजेस देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है सर, क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट? भैया स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि जैसा कि एक प्यासा आदमी, रुको ये देखो बहुत मजा आएगा, कि देखो द डिफरेंट यूनिट कंज्यूम्ड शुड बी कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। इफ अ थर्स्टी मैन is given water by successive spoonful, the utility of second spoonful of water may be conceivably be greater than the utility of the first। क्या करोगे आप? जैसे ध्यान से सुनो, इस एग्जांपल को छोड़ दो। अगर कोई आदमी प्यासा है, ठीक है, तो प्यासा है तो वैसे सिचुएशन में अगर आप उसके सामने एक गिलास पानी ला के रख दो बड़ा वाले गिलास पे, तो वो उसके लिए एक गिलास एनफ है। लेकिन अगर आप क्या करो कि उससे क्या करो कि एक छोटे, मतलब इतना छोटा चाय वाला कप में ला करके उसको पानी पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, आप स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन करवा रहे हो। वैसे सिचुएशन में आप क्या देखोगे ना कि वो 8-10 कप पी गया पानी। क्यों? क्योंकि वो प्यासा है। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। आगे देखो कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब देखो हम आपको तभी बोले थे कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। कैसे सर? There should be no time gap or interval between the consumption of one unit and another unit।
टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप होगा तो मान के चलो कि जैसे कि अभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अभी आप खाए, मान के चलो कि इतना सा 2 रोटी खाए, फिर आप 1 घंटा बाद खा रहे हो, फिर 2 रोटी खा लोगे, फिर 2 घंटा बाद खाओगे, फिर 2 रोटी खा लोगे, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो वैसे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, आपको वन टाइम में खाना होगा। देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या बोला, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द लॉ फेल्स इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड। प्रेस्टिजियस गुड्स दिखावा वाला गुड्स होता है क्या सर? हाँ, प्रेस्टिजियस गुड जो प्रेस्टीज को बताता है, जो कि आपके प्रेस्टीज को बताता है। पार्टी में गए, आपने पहना है गोल्ड का नेकलेस बड़ा सा, वो आपके प्रेस्टीज को बताता है, ठीक है। कैसे सर? द लॉ में नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश, वेयर अ ग्रेटर क्वांटिटी में इंक्रीज द लस्ट फॉर इट। जैसे कि आपको किसी चीज का भूख, आपको बहुत ज्यादा मतलब सोना पहनने का, डायमंड्स पहनने का ये है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके कहां आ जाएंगे, ये सारे प्रेस्टिजियस गुड्स पे आएगा। तो इन सारे चीजों को आप जितना कंज्यूम करोगे, जितना यूज करोगे, आपका भूख इन सारी चीजों के प्रति और बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स कि इसका कोई सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, ठीक है। हम लोग पहनने के साथ कोई सेटिस्फैक्शन लेवल है क्या? आज हम लोग ये कपड़ा पहने हैं, कल हमको कोई और डिजाइन का पहनना है, परसों हमको कोई और डिजाइन का पहनना है, उसी तरीके से। लेकिन कपड़ा हमारा एक बेसिक नीड्स है, बेसिक नेसेसिटीज में आ सकता है। लेकिन ज्वेलरी का बात करें तो ज्वेलरी इज नॉट आवर बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। वो लग्जरी में आ जाता है, प्रेस्टिजियस में आ जाता है। और चलो ठीक है, अगर उसको भी नेसेसिटीज में ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग शादी विवाह में पहनने के लिए नेसेसिटीज में ले लेते हैं, सपोज दैट, वो होता नहीं लेकिन ले लेते हैं, तो भैया क्या होगा, हम एक चेन ले लिए अगर हम एक लड़के हैं तो, लेकिन हमको हर दिन एक अलग अलग पहनना है, ठीक है, हर दिन अलग अलग पहनना है, तो वो मेरे क्या चीज को दिखाएगा, प्रेस्टीज को दिखाएगा। तो उससे क्या मेरा मन कभी खत्म होगा? नहीं, मेरा मन करेगा और पहनते जाए, और पहनते जाए, और 10 किलो 20 किलो सोना पहनते जाए, ठीक है। चलिए, केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के गुड्स आ जाएंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो, द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व में बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टी में बी सीरियसली अफेक्टेड इफ सुगर नो सुगर इज अवेलेबल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो चाय का यूटिलिटी को कौन अफेक्ट करेगा? भैया अगर चीनी नहीं रहेगा तो चाय का यूटिलिटी तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली करेगा सर, क्योंकि मेरे पास चाय तो है लेकिन चीनी ही नहीं है। अब हम तो शुगर पेशेंट है कि नहीं, है ही नहीं, तो हमको तो चीनी चाहिए, हो जाए फ्यूचर में, दैट डोंट नो, बट अभी तो नहीं है, तो मेरे को चीनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, चीनी जो उसका कॉम्प्लीमेंट गुड्स है वो क्या करेगा, उसके यूटिलिटी को कम कर देगा, क्योंकि वो उसके बिना अधूरा है। तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स भी बहुत मैटर करता है। देखो, कंज्यूमर सरप्लस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इवॉल्व बाय अल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस को कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया था कि दिस कॉन्सेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक थ्योरी बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। ये क्या सिर्फ क्या बोलता है, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी है, लेकिन ये गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज में हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। इट हैज बीन सीन दैट कंज्यूमर्स जनरली आर रेडी टू पे मोर फॉर सर्टेन गुड्स देन व्हाट दे एक्चुअली पे फॉर देम। कितना एक्स्ट्रा पे करने चाहते हैं, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा satisfaction which consumer get from their purchase of goods is called by Marshalls as consumer surplus। देखो क्या होता है ना, कभी कभी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, होता है कम दाम का, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, ज्यादा भी पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही ज्यादा पे करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कोई फॉर्मूला है क्या सर? देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कितना कंज्यूमर रेडी है पे करने का, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कंज्यूमर इज रेडी टू पे 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन
व्हाट ही एक्चुअली पेज, तो वो पे कितना किया है, लेकिन वो पे किया है 60 रुपीज। तो ये जो 40 रुपीज जो कंज्यूमर का बच गया, ये 40 रुपीज जो कंज्यूमर का बच गया, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर का सरप्लस, ठीक है ना। चलिए The concept of consumer surplus is derived from the law of diminishing marginal utility. As we know from the law diminishing marginal utility, the more of the thing we have, the lesser marginal utility it has. जितना ज्यादा उस चीज को हम यूज करेंगे, जितना ज्यादा वो चीज मेरे पास होगा, उतना कम उसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होते जाएगा, ठीक है। चलिए इन अदर वर्ड्स देखो, इन अदर वर्ड्स एज वी परचेज मोर ऑफ ए गुड्स इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जितना ज्यादा उस गुड्स को आप परचेज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, तो उस चीज का आपका क्या होते जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा, ठीक है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द गिवन प्राइस। और जितना प्राइस है उतना यूटिलिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। He purchases that many number of units of a goods at which marginal utility is equal to the price. Marginal utility किसके इक्वल होगा, प्राइस का। Marginal utility is equal to price. So it is assumed that perfect competition prevails in the market. मतलब क्या है, perfect competition perfect competition market में exist करता है, since the price is the same for all units of the goods as he purchase। मतलब कि जितना आप गुड्स परचेज कर रहे हो उसका प्राइस लगभग सेम ही होगा, ठीक है। चलिए ये सारा पॉइंट्स हम लोग ऊपर ही देख लिए हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो एक टेबल देखते हैं। कंसीडर द टेबल 6 इन विच वी हैव इलस्ट्रेटेड द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स। द प्राइस ऑफ एक्स इज एज्यूम्ड टू बी ₹20। प्राइस कितना मान लिया गया है, 20, और कंज्यूमर के सरप्लस को यहाँ पे हम लोग एक शेड्यूल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज दैट जब वो एक यूनिट किसी भी चीज का परचेज कर रहा है, प्राइस कितना है, प्राइस 20 ही हर केस में, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी उसका कितना है, 30 है। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी उसका 30 है लेकिन प्राइस उसका 20 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी से प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा क्या, हाँ। तो मार्जिनल यूटिलिटी से हम क्या किए, प्राइस को माइनस कर दिए, मतलब 30 में से 20 माइनस किए तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। सेकेंड केस में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 28, प्राइस कितना है 20, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 8। फिर यहाँ पे माइनस किए तो 6, यहाँ पे माइनस किए तो 4, यहाँ पे माइनस किए तो 2, यहाँ पे माइनस किए तो 0। ये कौन सा पोजीशन हो गया, इक्विलिब्रियम का केस। अभी आपको बता रखा था मैंने, ये कौन सा हो गया, जहां पे प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया है, एमयू। तो जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलिए चलिए इसी चीज का एक्सप्लेनेशन नीचे आपको दे रखा है। एक बार आप चाहो तो इस वीडियो को देखने मतलब वीडियो को देखते समय आप क्या करना है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, गो थ्रू हो जाना। सेम चीज है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे घटते जा रहा है, घटते घटते देखो कंज्यूमर सरप्लस एक बार क्या हो जा रहा है, नेगेटिव में भी आ जाता है, मतलब कि जहां पे कंज्यूमर का सरप्लस नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये आप एक बार इसको गो थ्रू हो लेना, वही चीज है सेम चीज जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, तो इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन फिगर 12 द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये क्या दे रखा है भाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलो देखो ये वही चीज का है जो ऊपर हम लोग पढ़े थे। तो ये था प्राइस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, इधर दिया हुआ है आपका प्राइस, इधर दिया हुआ है आपका अमाउंट ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का अमाउंट कितना है। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज योर आर, मतलब वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। आर जो पॉइंट है वो है आपका क्या, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है। ध्यान देना कि इसके ऊपर दो चीज दिया है, इसके ऊपर देखो द कंज्यूमर डिराइव एक्स्ट्रा यूटिलिटी इक्वल टू डीपीआर विच इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस।
तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है। क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला है कि द कंज्यूमर ड्राइव्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी इक्वल टू द डीपीआर विच इज नथिंग बट द कंज्यूमर सरप्लस। वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है। ठीक है, चलिए लिमिटेशन है, लिमिटेशंस, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, रोक टोक है। तो कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, कंज्यूमर सरप्लस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम बाय अ पर्सन। मतलब एक हाइपोथेटिकल डेटा लेकर के हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। ठीक है, थोड़ा नहीं, डिफिकल्ट है। In the case of necessities, the marginal utility of the earlier units are definitely large. Necessities के केस में marginal utility क्या होता है, ज्यादा होता है, infinitely large होता है। In such case, the consumer surplus is always infinite. यहाँ पे consumer का surplus कैसा होता है, infinite होता है। ठीक है, infinite मतलब beyond, मतलब that cannot be measurable, जिसको measure नहीं कर सकते, infinite numbers। ठीक है, तो the commodity, the consumer surplus derived from a commodity is affected by the available of substitute। तो कितने सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी कंज्यूमर सरप्लस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर उसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली अफेक्ट तो करेगा ही करेगा, कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ द आर्टिकल विच आर यूज्ड फॉर द प्रेस्टिजियस वैल्यू। एग्जांपल डायमंड्स। तो डायमंड्स का क्या बोला है, कोई यूटिलिटी स्केल नहीं है। क्यों, क्योंकि डायमंड को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको मतलब कह सकते हैं ना कि डायमंड एक प्रेस्टिजियस गुड्स है, और जब कोई प्रेस्टिजियस गुड्स होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के केस से बाहर रखते हैं। क्योंकि एक चीज से हमारा पेट नहीं भरता है, हम लोग को और कंज्यूम करने का मन करता है, एक पहने हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट है, क्या है, consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as purchases are made and consumer stock of a money diminishes. So Marshall assume that the marginal utility of money remains constant, but this assumption is unrealistic. Marginal utility of money क्या है, assumptions sorry, ये मार्शल ने कहा है कि marginal utility of money क्या है, constant है, लेकिन ये एजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। मनी का अगर आप बात करो तो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या करते रहता है, चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और अदरवाइज। कॉन्सेप्ट जो है वो तभी एक्सेप्ट होगा या तभी माना जाएगा जब ये क्या होगा, मेजर्ड होगा। किसके टर्म्स में, मतलब किसके टर्म पे लोग इन सारी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इस चीज को, मेनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ये नहीं किया जा सकता है। तो एजम्पशंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, कुछ कुछ एजम्पशंस ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक है। तो एजम्पशंस ही कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि क्या बन जाते हैं, लिमिटेशंस बन जाते हैं। तो अगर आप एजम्पशंस याद रखोगे तो लिमिटेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।